फ्यूल वाले पंप में पूरा DEF 2 लीटर के आसपास उसने डाल दिया। यहाँ पे यूरिया किस हिसाब से इकट्ठा होके जम ये दिख रहा है ना, ये सारा जल गया है। मैंने अपनी गाड़ी तो स्टेज 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है, ऑडियो का काम चल रहा है। बट ये जो गाड़ी है ना, दिस इज़ द सेकंड फॉर्च्यूनर जिसको हम स्टेज 3 पे कन्वर्जन कर रहे हैं और आज इसके कुछ पार्ट्स हम चेंज करने वाले हैं। जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो एक्चुअल स्टॉक ब्रेक रोटर्स एंड ब्रेक पैड्स है उसको हम चेंज करने वाले हैं। परफॉर्मेंस ब्रेक पैड्स एंड ब्रेक रोटर्स से ये वेंटिलेटेड एंड स्लॉटेड रहेंगे, सेम एग्जैक्टली मैंने अपनी गाड़ी में भी डाला था। साथ ही साथ इसमें हम कैनन का बड़ा कोल्ड एयर इनटेक भी डाल रहे हैं ताकि इस गाड़ी का जो ब्रीदिंग है ना वो एकदम प्रॉपर रहे। अभी भी इसमें एक परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा है, बट जब हम स्टेज 3 सेटअप की तरफ आगे बढ़ेंगे ना तो हमें और ज़्यादा हवा चाहिए होगा टर्बो को, ताकि वो प्रॉपर बूस्ट प्रिपेयर कर पाए, प्रॉपर बूस्ट बना पाए। तो उसके लिए हम एक बड़ा कोल्ड एयर इनटेक डाल रहे हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके इसके हार्डवेयर में और चेंजेस करेंगे और बना देंगे इसको एक परफेक्ट बीस्ट ऑन रोड। नहीं होगा गियर बॉक्स, आप इसको रिपेयर कराओगे भी तो ये उतना रिलायबल नहीं रहेगा। आप कल को 4-5 हज़ार किलोमीटर बाद बोल दोगे यार ये तो फिर से दिक्कत कर रहा है, तो वो वाला काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर इसके साथ। ये जैसे गियर बॉक्स होते हैं ना, ये टेक्निकली बहुत ऊपर लेवल के होते हैं, आप इसको नॉर्मल किसी कार के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इसके गियर बॉक्स को। मेरे भी जो टायर्स है ना मैं स्टॉक डालूंगा, स्टॉक ये ऑल ट्रेन हाँ 265 है ना, ये 285 ना देखने में स्टैंड्स के लिए सही है, बट ड्रैग बढ़ जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाता है, ठीक है, वो स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ऑफ रोड के लिए थोड़ा ग्राउंड ये बढ़िया है। हाँ 265 बेस्ट है। मैंने हाईवे टेरेन मंगा लिया, मैंने कहा हाईवे पे राइड कंफर्ट भी थोड़ा सॉफ्ट कंपाउंड रहेगा, थोड़ा राइड अच्छा हो जाएगा। तो आपने कैसे सर इतनी जल्दी, मतलब कल रात को अराउंड 9-10 बजे बात हुई होगी अपनी, 9 बजे के आसपास? अपनी पहले भी हुई थी। हाँ, पर हाँ। मैं उस वजह से रुक गया था कि जो आपने बोला था ना कि हम ओपन करेंगे यस। और उसमें 1% चांस है, तो मुझे वो 1% हाँ। चांस नहीं लेना था क्योंकि इसके पार्ट्स ऑलरेडी बहुत यस महंगे यस होते यस यस। हैं। बस इसलिए तो ये अब जो कल रात में मैंने तभी आपको भेजा था क्योंकि अपनी बात हुई थी ना, तो ये जो लेटेस्ट अपडेट आया था तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स थे जिनकी क्वेरीज मैं थी। तो यही था कि कुछ ना कुछ तो हो गया, तो फिर इसको बाहर ही भेजता फिर मैं। अच्छा। क्योंकि वो मैं चांस नहीं देना चाहता। सर तब वो भी ऐसे ही करते थे, अच्छा, वो भी ऐसे वो भी ऐसे ही करते थे, बट ये है कि अब ये वाला इसमें अपडेट आ गया कि आप इसको बिना खोले फिजिकली ECU को आप इसको अनलॉक कर सकते हो। बेंच बेंच पे हो जाएगा, हाँ बेंच पे अनलॉकिंग हो जाएगी। ये एयर सस्पेंशन का पूरा ओह लगा अच्छा, हुआ ओके, एयर सस्पेंशन का पूरा सेटअप लगा हुआ है। नहीं बहुत अच्छा सर, ये तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन है। ये आपने सिर्फ टिप्स लगाई है सर हाँ, अक्रापोविच की? ये एक्चुअली इंडिया की फर्स्ट बैग्ड F44। अच्छा ओके। अभी फिलहाल हम इसमें जितनी भी चीज़ें वो चेक कर रहे हैं, पहले स्कैन करेंगे पूरी गाड़ी को कि उसमें कोई फॉल्ट कोड्स तो नहीं जनरेट हो रहे ECU से रिलेटेड। उसके बाद हम इसका जो है ECU को रिमूव करना पड़ेगा गाड़ी से, बट उसको फिजिकली ओपन नहीं करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा कंसर्न रहता था बहुत सारे लोगों के अंदर कि अगर ECU को खोल दिया जाए तो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। जो 1% रिस्क रहता था हमेशा कि अगर हम किसी भी चीज़ को खोलते तो शायद वो डैमेज हो, बट वो सारी चीज़ें हमने जो पहले भी की है तो प्रिकॉशनरी बेसिस पे की है, सारे स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए की है। बट इस गाड़ी में पहली बार ऐसा होने वाला है कि हम ECU को बिना खोले इंडिया के अंदर अनलॉक करेंगे एंड इसको करेंगे स्टेज 1 ट्यून। One of my workers put down the DEF into the fuel tank. उसको पता नहीं था, इसके एक ही कैप के अंदर दोनों नोजल्स थे। अब उसको पता नहीं चला कि किसमें DEF डालना है, किसमें फ्यूल डलता है। जी। उसने फ्यूल वाले पंप में पूरा DEF का जितना कैन होता है
ऑलमोस्ट 2 लीटर के आसपास उसने डाल दिया था। ओके। और डालने के बाद स्टार्ट करने के बाद उसने हमें बताया कि मुझसे ऐसे ऐसे गलती हो गई है। जी जी। तो अब उसको भी कुछ नहीं बोला जा सकता था। जी जी। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी लोकल मैकेनिक जो मेरे आसपास है, मैं सीधा आपके पास ही आया था नजर। तो आपने सर इसको स्टार्ट करने का ट्राई किया? स्टार्ट करने का ट्राई किया था मैंने एक बार, Okay. बट नहीं हुई, तो फिर मैं सीधा टो करा के एक आपके एक पास सेल्फ आपने एक एक सेल्फ मैंने एक क्रैंक मैंने दिया था, बट उससे नहीं हुई थी। ठीक है सर, एक बार हम ना इसका पूरा फ्यूल टैंक क्लीन करेंगे, फ्यूल लाइंस एक बार चेक करेंगे, बस होप कर रहे हैं कि इंजेक्टर्स तक ना बस आए। यू गाइस कंप्लीटली आप जो भी करो, आप मेरे को पता है आप नहीं नहीं सर, हम इसको प्रॉपर्ली रिजॉल्व करेंगे। और गाड़ी नई लग रही है, नहीं है, 1 साल पुरानी गाड़ी है। 1 साल पुरानी, तो हम इसको प्रॉपर्ली रिजॉल्व करके आपको देंगे। बस इंजेक्टर्स डैमेज नहीं हुए होने चाहिए, वो एक बार देखना पड़ेगा, इंजेक्टर्स में कुछ इशू ना हुआ हो। कोई इशू नहीं। वो मैं एक बार जीप के पास भी नहीं गया, मैं सीधा आपके पास ही आया था। कोई टेंशन नहीं सर, हम इसको प्रॉपर्ली रिजॉल्व करके आपको देंगे। ओके सर। तो अभी ना ट्यून का जो जॉब है वो पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। अभी फाइनल फिटिंग चल रही है, जिसमें हम ECU को वापस अपनी जहाँ लोकेशन से निकालता है उसी जगह पे लगा रहे हैं। फिर उसके बाद ये फिल्टर बॉडी और एयर फिल्टर हमने वैसे हवा से क्लीन कर दिया है। एंड अब इसको वापस से इंस्टॉल करेंगे, फिर एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव भी लेंगे कि गाड़ी में परफॉर्मेंस में एक्चुअली कितना डिफरेंस आ रहा है, वो फील करने के लिए। बहुत ज़्यादा भारी, इधर भी बैठ के देखो, चिपका रही है ये तो पीछे। तो हमने फिलहाल अपने डाइनो पे ये BMW की प्यारी सी गाड़ी जो कि 220D है, उसको चढ़ा दिया है। अभी हम स्ट्रैपिंग वगैरह कर रहे हैं। ये गाड़ी हमारे पास ना स्टेज 1 ट्यून के लिए आई थी। BMW के ECUs ना बॉश के ECUs रहते हैं, और वो पहले लॉक्ड रहते थे, अभी भी लॉक्ड रहते हैं, लेकिन पहले क्या है ना कि इन बॉश के ECUs को अनलॉक करने के लिए हमें ये ECUs इंडिया से ऑल द वे टू यूरोप भेजने पड़ते थे, और यूरोप भेजने के बाद वेट करना पड़ता था जब ECU हमारे पास आएगा, फिर हम उसको रीड एंड उस पर कस्टम मैप इंस्टॉल या राइट कर सकते थे। बट अब ये सारी चीज़ें हम इन हाउस करते हैं। एंड इनफैक्ट कल जो हमारे पास अपडेट आया था, मैंने अगर आपको बताया नहीं, पहले हमें ECU को फिजिकली ओपन करना पड़ता था, बट अब वो बेंच पे अनलॉक हो सकते हैं। मतलब बेसिकली बोनेट से हम ECU निकालते हैं, ECU में वायर्स अटैच करके बिना खोले उसको रीड, राइट एंड अनलॉक तीनों चीज़ें कर सकते हैं, और वो हम इन हाउस सेम डे पे कर सकते हैं। इस गाड़ी को हमने स्टेज 1 ट्यून किया है, अभी हमने इसको डाइनो पे चढ़ा दिया है। स्ट्रैपिंग वाला काम चल रहा है। स्ट्रैप करने के बाद इसका हम एक डाइनो पुल करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि व्हील्स पे अब ये गाड़ी कितना पावर प्रोड्यूस कर रही है। अब क्या है ना कि देखो, हमने ट्यून किया, लेकिन अगर इसका सूट मास 100% है ना, तो वो अब धीरे धीरे करके अगर डिटोरिएट हो रहा है, धीरे धीरे करके वो जमा हो रहा है ना, तो आपको ग्रेजुअल अचानक से आपको ना वो फील होगा कि यार गाड़ी रुक गई, क्योंकि आपको धीरे धीरे उसकी आदत पड़ती जा रही है। और जब ये पूरा सूट मास आपकी 2000 किलोमीटर में सर्विसिंग है ना, इसका पूरा सूट मास क्लियर करके, इसका पूरा इंजन का सर्विस करके तब आप चला के देखना, आपको वो ना ज़मीन आसमान का डिफरेंस फील होगा। एक बार हम फिर भी आपको दिखा देते सूट मास कैलकुलेशन। हमने इसके ना मल्टीपल रन करे हैं। सो दिस कार एंडेड अप मेकिंग 200 हॉर्स पावर ऑन व्हील, बेसिकली 199 बना रही है। सो एंड वी आर मेकिंग 472 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ऑन व्हील, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज अ चेसी डायनोमीटर। तो हम वी कैलकुलेट जितनी पावर आ रही है ना अपने पास, तो ये ऑन व्हील कैलकुलेट होता है। तो अगर इफ यू टॉक अबाउट ऑन क्रैंक, सो दिस कार विल बी प्रोड्यूसिंग समवेयर अराउंड 240 हॉर्स पावर, BHP जिसको हम बोलते हैं, एंड दिस कार शुड बी प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ऑन मतलब ना ऑन क्रैंक। तो ये थोड़े से फिगर्स होते हैं, कंफ्यूज मत कर जाना कि यहाँ पे आप 199 ही बना रहे हो, क्योंकि 188 ये स्टॉक आती है, बट 188 दैट इज़ ऑन क्रैंक। सो अगर हम उसको डायनो करते, क्योंकि डायनो हमने क्या है ना ट्यून करने के बाद चढ़ाई है, अगर हम बिफोर करते ना पुल, तो ये समवेयर अराउंड 150 ओनली आती, 150 या 160 ऑन व्हील। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ये फॉर्च्यूनर आई है, इसमें वैसे गाड़ी एक साइड से लगी हुई थी, तो वो सस्पेंशन वर्क कराया था इन्होंने कहीं से, बट कुछ चीज़ें इसमें ऐसा भी है कि पार्ट कुछ इधर उधर के लगे, मतलब दूसरी गाड़ियों के लगे हुए हैं, सेकंड हैंड पार्ट लगे हुए हैं। तो ये गाड़ी जब चल रही है तो
जैसे 80 से ऊपर जा रही है गाड़ी अनबैलेंस हो रही है। बाकी एक बार डायग्नोज करके देख के फिर देखते हैं क्या क्या मंगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो टोयोटा से ही पार्ट मंगाना है। हमारे पास ना पंजाब से अभी एक एंडेवर आई है। दिस इज़ अ 2 लीटर एंड आते वक्त क्या हुआ ना कि ये एंडेवर हमने कहीं से पिक की, क्योंकि ये दिल्ली में खड़ी थी। अब इसके जो काले शीशे हैं ना, इसके वजह से पुलिस ने रोक लिया था एंड फिर कैसे कैसे मैनेज करके हमने इसको वहाँ से निकाला। तो गाड़ी भाई लिटरली मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप एंडेवर में बैठो और फॉर्च्यूनर में बैठो, ये इंडिया से तो जा चुकी है लेकिन आज भी इस गाड़ी का जो इंटीरियर्स और जो फील है ना वो फॉर्च्यूनर से ज़्यादा अच्छा है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ 2 लीटर इंजन, बिकॉज 2 लीटर इंजन थोड़ा सा अंडर पावर फील होता है कंपेयर्ड जब आप 3.2 ऑलरेडी चला चुके हो। बट ये गाड़ी अभी हम ट्यून करेंगे और ट्यून के बाद ना इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं और फिर बे खाली होता है इसको थोड़ा सा आगे लगाएंगे और इसको हम ट्यून करने वाले स्टेज 1 या 2 अभी कस्टमर से बात करके, क्लाइंट से बात करके वो डिसाइड कर लेंगे और तब ये गाड़ी और भी ज़्यादा एग्रेसिव भागेगी। बट अगर हम बात करें ना, अगर आपने 3.2 चलाई है और 3.2 ट्यून चलाई है जो हमारी ट्यून्ड है, तो भाई डेफिनेटली 3.2 का अलग ही फील आता है। आपको पूरा पीछे जो सीट पे चिपकाने वाला फील है ना वो 2 लीटर में आपको कम फील होगा, बिकॉज इंजन छोटा है, ट्रांसमिशन डिफरेंट है। 3.2 इज कंप्लीटली रॉ। ये वही है ना जिसमें यूरिया आ गया था। एक बार इंजन बंद करोगे भैया, एक चीज़ मेरे को दिखानी है। ये गाड़ी हमारे पास आई थी और अब इस गाड़ी का ना प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बताता हूँ कि गलती से जो गाड़ी के ओनर है ना उन्होंने, दिस इज़ अ डीजल कार, और उन्होंने एड ब्लू के टैंक की जगह डीजल टैंक में डाल दिया था। तो इसका पूरा डीजल हमने खाली किया, पूरा टैंक क्लीन किया, इसके जितने भी पाइपिंग्स वगैरह थे। बट अभी क्या है ना कि उसके बाद गाड़ी इंजेक्टर्स में डीजल आ गए और अभी आप सामने आओ, आप देखो यहाँ पे गाड़ी में आप देख रहे हो ये सारा जितना भी वाइट आपको दिख रहा है ना, ये सारा जो वाइट दिख रहा है ना, ये सारा यहाँ पे दिस इज़ ऑल यूरिया। थोड़ा जूम करना है इसको, 2x करके जूम। ये सारा का सारा ना यूरिया है जो इसमें फैला पड़ा है। और ये देखो यहाँ पे देखो आप, ये देखो यहाँ पे यूरिया किस हिसाब से इकट्ठा होके जब भी यूरिया आपके गाड़ी में भी गिरता है ना तो वाइट कलर के पूरे धब्बे छोड़ता है और सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। तो एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम इस गाड़ी के साथ भी है। अभी मोस्ट लाइकली हमें इस गाड़ी का शायद इंजेक्टर खोलना पड़े और फिर हम चेक करेंगे कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। ये छोटी चीज़ें कभी कभी हमारे अपनी गलती की वजह से ना गाड़ी के इंजन, इंजेक्टर्स और बाकी पार्ट्स को डैमेज कर सकते हैं। तो ये छोटी चीज़ें हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। स्पेशली बहुत बार ऐसा आपने पहले भी सुना होगा कि लोग डीजल गाड़ी में पेट्रोल या पेट्रोल गाड़ी में डीजल डलवा लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि पेट्रोल पंप पे जब गए तो नोज़ल निकाल के भैया पेट्रोल डाल दो, भैया डीजल डाल दो, और वो देखते नहीं है कि पेट्रोल की जगह डीजल या डीजल की जगह पेट्रोल ना चले जाए। तो ये छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमारी गाड़ी जिस चीज़ के लिए बनी है ना, जहाँ पे वो फ्लूइड जाना चाहिए वहीं पे जाना चाहिए। किसी भी गलत टैंक में गया ना, दैट्स अ डिजास्टर। तो ये फुली ऑटोमेटिक है, तो इसमें अभी हमने स्टेज 1 ट्यून किया है। तो कंपनी की तरफ से ये बनाती है समवेयर अराउंड 170 फोर्सेस एंड 420 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो अपने ट्यून के बाद दिस कार विल बी प्रोड्यूसिंग समवेयर अराउंड 210 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो मतलब ये एक्चुअल में जो 3.2 लीटर आती होती थी ना, तो ट्यून के बाद ये कम से कम उसके बराबर भागेगी नेक ऑन नेक, क्योंकि कस्टमर जो पहले 3.2 ये चला चुके हैं, उनके पास 3.2 भी है, तो ये बोलते हैं कि मुझे बेसिकली उसके बराबर चाहिए पावर। सो वी हैव डन दैट। तो 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, तो TCU भी इसका ट्यून किया है, क्योंकि ये जो शिफ्ट है ना ये बहुत जल्दी मार लेती है। तो वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लेंथ, थोड़ा RPM लंबा खींचे तो थोड़ा सा स्मूथनेस भी आ जाएगी इसमें ना। सो 210 हॉर्सेस एंड 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो अब ट्यून हो गया है, हम चलते हैं जरा रोड ट्राई पे। तो ये पहले 100 अचीव करने में भी मतलब ना स्ट्रगल कर रही थी, अब ये 120 जा रही है रेड लाइट टू रेड लाइट विदाउट एनी मतलब एफर्ट। प्रॉपर एक जैसे स्टॉक 3.2 चलती है ना, तो वैसी पावर हो चुकी है इसमें। ये वही है ना जिसका 3.2 वाला जो हमने इंजन किया था ना? हाँ 3.2 वाला जो इंजन किया था
जो जयपुर से आई थी गाड़ी हमारे पास क्रेन पे, हाँ, वही गाड़ी है। तो इंजन तो स्टार्ट कर दिया हमने, बट इसके गियर के अंदर भी प्रॉब्लम है। तो गियर बक्सा जब हमने खोला इसका, ये 6 स्पीड मैनुअल या ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक मैनुअल नहीं, ऑटोमेटिक है भैया। मैनुअल आती थी एंडेवर में? नहीं, एंडीवर आती थी मैनुअल ना? तो बहुत कम होगा, हाँ, ओल्ड वाले में ओल्ड आती वाले थी। में। इसमें 3.2 लीटर में नहीं, नहीं हाँ, क्योंकि 2 लीटर में 10 स्पीड ऑटोमेटिक था, हाँ जी, इसमें 6 स्पीड था। और ये वाला गियर बक्सा ज्यादा अच्छा था, 10 स्पीड वाला बड़ा लैगी था। लैगी था। तो अभी इसको- इसमें हम क्या पूरा ट्रांसमिशन कर हाँ, रहे हैं? इसका मल्टी क्लच बिल्कुल फूका हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये सारा जल गया है। ये गाड़ी बहुत ओवर हीट हुई थी, तो ये भी हमें इसका पार्ट सारा मंगाना पड़ेगा। तो अभी एक बार फोर्ड में ऑर्डर कर रहे हैं कि अगर ये मिल जाए तो, अगर ये सारा पार्ट हमें मिल जाएगा तो हम इसको रिपेयर कर देंगे, प्रॉपर पूरा तरीके से रिपेयर हो जाएगा। बट एक बार फोर्ड में पार्ट का ऑर्डर लगा के देख रहे हैं कि अगर हो जाए तो। और कितने टाइम में उनसे बात हुई है? बात हुई है, अभी लगाया हमने ऑर्डर। वो तो स्पेशल ऑर्डर पे ही आएगा। ये सारी चीजें वैसे तो भी है, इसके पार्ट मल्टी क्लच वगैरह बहुत कम ही पार्ट मिलते हैं। ये कंपनियां तो कहती है कि भाई पूरा गियर बक्सा ही ले लो। तो अगर जेन्युइन पार्ट मिलेगा जब भी हम इसको रिपेयर करें, अदरवाइज ना नहीं फिर वो चलता नहीं ना। तो नहीं मिलेगा तो हम गियर बक्सा ही ऑर्डर करेंगे।